तो भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में ना राजनीतिक गलियारों में अक्सर एक बहुत ही आम सी धारणा सुनने को मिलती है। हाँ, कि ये बस एक रबर स्टैंप है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। यही कि ये पद केवल सत्ताधारी दल की जो इच्छाएं हैं उन पर बस औपचारिक मोहर लगाने वाला एक एक तंत्र है। लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि इसी एक पद ने कई बार भारतीय लोकतंत्र को सीधे तौर पर संवैधानिक संकटों से बचाया है। और सबसे बड़े राजनीतिक तूफानों को झेला भी है। एकदम सही। और एक समय तो ऐसा भी आया था जब देश की सत्ता का संतुलन पूरी तरह से एक गैर राजनीतिक मिसाइल वैज्ञानिक के हाथों में सौंप दिया गया था। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास भारत के राष्ट्रपतियों की शुरुआत से लेकर अब तक की एक पूरी कालानुक्रमिक सूची है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहली नजर में ये केवल कुछ महत्वपूर्ण नामों और उनके कार्यकालों की तारीखों का एक साधारण सा ब्यौरा लग सकती है। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो इसके भीतर देश के राजनीतिक और सामाजिक विकास की पूरी रूपरेखा छिपी है। मैं तो इसे एक तरह के राष्ट्रीय पारिवारिक एल्बम की तरह देखता हूँ। अरे वाह, ये राष्ट्रीय पारिवारिक एल्बम वाली उपमा बहुत ही बहुत सटीक है। क्योंकि इतिहास को हम अक्सर सिर्फ तारीखों के चश्मे से देखते हैं ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर हम किसी गाड़ी के शॉक अब्जॉर्बर या जो झटके सोखने वाली प्रणाली होती है उस पर विचार करें, तो जब तक गाड़ी एक समतल और चिकनी सड़क पर चलती है हमें उस प्रणाली के होने का एहसास तक नहीं होता। हम ध्यान ही नहीं देते एकदम। लेकिन जैसे ही गाड़ी किसी गहरे गड्ढे में गिरती है या किसी ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक रास्ते से गुजरती है, तब वही शॉक अब्जॉर्बर उस पूरी गाड़ी के ढांचे को बिखरने से बचाते हैं। और अब कह रही हैं कि राष्ट्रपति का पद भी? बिल्कुल। भारत का राष्ट्रपति पद भी हमारे संवैधानिक ढांचे का बिल्कुल वही शॉक एब्जॉर्बर है। हमारे स्रोतों में दी गई ये जो सूची है ये असल में यही बताती है कि कैसे इस सर्वोच्च पद ने हर दशक में देश के भीतर उठने वाले अलग अलग तरह के राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक झटकों को सोखा है और लोकतंत्र को पटरी से उतरने नहीं दिया। ये शॉक एब्जॉर्बर वाली उपमा तो पूरे विषय को देखने का नजरिया ही बदल देती है ना? तो चलिए सूची के बिल्कुल पहले अध्याय पर चलते हैं, जहां इस लोकतांत्रिक गाड़ी की असल में शुरुआत हुई थी। 1950 का साल और गणतंत्र की नींव। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक रहा, पूरे 12 साल। वे स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है मेरे मन में। क्या एक नए स्वतंत्र हुए देश में एक ही व्यक्ति का इतने लंबे समय तक शीर्ष पद पर बने रहना केवल राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक था, या इसके पीछे कोई गहरी संवैधानिक खींचतान और सत्ता के बंटवारे की जद्दोजहद भी चल रही थी? ये सवाल ना भारतीय संविधान की जो शुरुआती कार्यप्रणाली है उसे समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा। अक्सर डॉक्टर प्रसाद के कार्यकाल को हम केवल एक शांत और निर्विवाद दौर मान लेते हैं। हाँ, किताबों में तो ऐसे पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। लेकिन असल में वो दौर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकारों की अंतिम सीमाएं तय करने की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला था। अच्छा। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच हिंदू कोड बिल जैसे कई अहम नीतिगत मुद्दों पर गहरे वैचारिक मतभेद थे। वो हर बात पर सहमत नहीं थे? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर प्रसाद का ये दृढ़ मानना था कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की सलाह पर बस आंख बंद करके हस्ताक्षर करने वाली मशीन नहीं है। सही बात है। बल्कि उसके पास कुछ विशेष मामलों में अपने विवेक का इस्तेमाल करने और सरकार को चेतावनी देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा था तो संविधान में तो कार्यकारी शक्तियां मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के पास ही थी ना? हाँ, तकनीकी रूप से। तो डॉक्टर प्रसाद ने अपने 12 साल के कार्यकाल में इस पद को कैसे परिभाषित किया? उनके पास तो वो सीधी पावर नहीं थी। उन्होंने इसे अपनी लंबी उपस्थिति और एक तरह के नैतिक दबाव के जरिए परिभाषित किया। मॉरल प्रेशर। हाँ। हालांकि अंततः ये स्थापित हो गया कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ही वास्तविक शक्तियों का केंद्र होंगे। लेकिन डॉक्टर प्रसाद ने यह सुनिश्चित किया कि राष्ट्रपति पद की गरिमा मात्र एक दर्शक की न रहे। वो सिर्फ मूक दर्शक बन के नहीं बैठे। एकदम सही। उन्होंने सरकार से सीधे सवाल पूछने और नीतियों पर पुनर्विचार करने का जो दबाव बनाया, उसने भविष्य के राष्ट्रपतियों के लिए एक स्वतंत्र और तटस्थ मार्गदर्शक की भूमिका का एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। वाह। एक नए गणतंत्र की इमारत को खड़ा होने के लिए जो वैचारिक ठहराव चाहिए था वो उनके इसी दृष्टिकोण से मिला। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि नींव केवल शांति से नहीं बल्कि सही सवालों की खींचतान से मजबूत हुई। बिल्कुल। लेकिन
1962 में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला बदलाव दिखाई देता है। आप डॉक्टर राधाकृष्णन की बात कर रहे हैं? हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। हमारी स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि वे एक महान दार्शनिक, विद्वान और शिक्षाविद थे। हाँ, शिक्षक दिवस भी उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, 1962 तो भारत चीन युद्ध का समय था ना? हाँ, वो बहुत ही मुश्किल दौर था। तो क्या उस भयंकर राष्ट्रीय संकट और सैन्य युद्ध के समय देश को एक दार्शनिक की बजाय एक कड़े सैन्य या राजनीतिक रणनीतिकार की जरूरत नहीं थी? ये बदलाव थोड़ा असंगत नहीं लगता? सतह पर देखने से बिल्कुल एक विरोधाभास लग सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, मतलब युद्ध के समय एक फिलोसोफर, लेकिन इसे राष्ट्र के व्यापक मनोबल और कूटनीति के नजरिए से समझना होगा। जब कोई देश युद्ध के गहरे संकट से गुजर रहा हो और उसकी नींव हिल रही हो ना, तब उसे केवल हथियारों की नहीं, बल्कि एक ऐसे गहरे दार्शनिक मार्गदर्शन की जरूरत होती है जो देश की चेतना को टूटने से बचा सके। मतलब वो जो मॉरल कंपास है वो सही रहे। एग्जैक्टली। डॉक्टर राधाकृष्णन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी बौद्धिक ख्याति थी। उनके सर्वोच्च पद पर होने से विश्व पटल पर यह स्पष्ट संदेश गया कि भारत का नेतृत्व केवल सामरिक उठापटक का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो गहरे दार्शनिक और शांतिपूर्ण मूल्यों पर टिका है। राइट। बिल्कुल। उन्होंने उस भीषण संकट के समय में एक मजबूत सॉफ्ट पावर के रूप में काम किया और देश के बौद्धिक संतुलन को बनाए रखा। यानी वे उस समय वैचारिक शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रहे थे। एकदम सही शब्द है ये। अब हम 1967 पर आते हैं, जहां से भारतीय राजनीति की समतल सड़क पूरी तरह से मतलब ऊबड़ खाबड़ होनी शुरू हो जाती है। हाँ, यहाँ से हालात काफी बदलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनते हैं। सूची में उनके नाम के साथ पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का उल्लेख है, लेकिन मैं इसे केवल एक समुदाय के प्रतिनिधित्व से कहीं आगे देखता हूं। 1967 वो समय था जब सत्ताधारी दल राज्यों में अपनी पकड़ खो रहा था। सही कहा आपने। तो ऐसे में इस चुनाव के पीछे असल में क्या तंत्र काम कर रहा था? देखिए, 1967 का चुनाव भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी और असल परीक्षा थी। संविधान में धर्मनिरपेक्षता का वादा करना एक बात है और उसे लागू करना दूसरी बात। बिल्कुल। डॉक्टर जाकिर हुसैन का चुना जाना इस बात का व्यावहारिक प्रमाण था कि इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर शीर्ष तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत बड़ा संदेश था उस वक्त। बहुत बड़ा। लेकिन उनका कार्यकाल, जो 1969 में उनके अचानक निधन के कारण बहुत छोटा रहा, उसने भारतीय संविधान के लिए एक नई और गंभीर चुनौती खड़ी कर दी। हाँ, पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया था। हाँ, और देश के शीर्ष पद का अचानक खाली हो जाना किसी भी लोकतंत्र के लिए एक दुस्वप्न हो सकता है। सच में। और यहीं पे वीवी गिरी का प्रवेश होता है, जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट। बिल्कुल। ये व्यवस्था कैसे काम करती है? क्या संविधान निर्माताओं ने पहले से ही इस शून्यता की कल्पना कर ली थी? हाँ, और ये संविधान का बहुत ही बारीकी से बुना गया हिस्सा है। जब राष्ट्रपति का पद अचानक खाली होता है ना, तो उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर लेता है, ताकि वो कुर्सी एक दिन के लिए भी खाली ना रहे। एक सेकंड के लिए भी नहीं। वीवी गिरी ने यही किया। और दिलचस्प बात यह है कि जब वीवी गिरी ने खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया, तो फिर कौन बना? तब मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई। अरे वाह, मतलब पूरा एक बैकअप सिस्टम रेडी था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि व्यवस्था कितनी मजबूत है। एक के बाद एक बैकअप योजनाएं तैयार हैं ताकि सत्ता का निर्वात यानी पावर वैक्यूम कभी पैदा ना हो। ये प्रशासनिक निरंतरता का एक शानदार उदाहरण है। लेकिन निरंतरता की इस चर्चा के बाद हम उस दौर में पहुंचते हैं जहां पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही चरमरा गई थी। आप आपातकाल की बात कर रहे हैं? हाँ, 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने और उनका कार्यकाल 1977 तक रहा। ये आपातकाल का दौर था। अब यहाँ मेरा एक बहुत ही तीखा सा सवाल है आपसे। पूछिए। अगर राष्ट्रपति एक शॉक एब्जॉर्बर है, तो आपातकाल के दौरान वो तंत्र कहाँ था? क्या राष्ट्रपति ने केवल एक कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर दिए थे, जिसने देश के सारे नागरिक अधिकार छीन लिए? ये इतिहास का वो पन्ना है जिसकी सबसे ज्यादा आलोचनात्मक समीक्षा की जाती है, और मैं कहूंगी कि आपका ये सवाल बिल्कुल जायज है। क्योंकि वहां तो कोई शॉक एब्जॉर्ब नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। आपातकाल के दौरान फखरुद्दीन अली अहमद की भूमिका ने संविधान की बहुत बड़ी संरचनात्मक कमजोरी को उजागर कर दिया था। वो कमजोरी क्या थी? उस समय तक संविधान में ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था
कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने से इनकार कर सकते हैं या नहीं। उन पर हस्ताक्षर करने का जो संवैधानिक दबाव था, उसने ये साबित कर दिया कि अगर कार्यपालिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो राष्ट्रपति पद की सीमाएं क्या हो सकती हैं। मतलब वो रबर स्टैंप वाली बात सच साबित हो गई उस पल के लिए हाँ, ये वो गहरा गड्ढा था जहां शॉक एब्जॉर्बर काम नहीं कर पाया। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इस नाकामी ने ही भविष्य के सुधारों का रास्ता भी तैयार किया। सुधारों से आपका मतलब उन संवैधानिक संशोधनों से है जो आपातकाल के ठीक बाद हुए? बिल्कुल। क्योंकि 1977 में जब नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने तो वे निर्विरोध चुने गए थे, अनअपोज्ड। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। इतने बड़े राजनीतिक विभाजन, गुस्से और ध्रुवीकरण के तुरंत बाद पूरा देश एक ही नाम पर कैसे सहमत हो सकता है? ये आम सहमति बनी कैसे? यहीं पर ना लोकतंत्र अपनी गलतियों से सीखता है। आपातकाल के बाद जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसने राष्ट्रपति को ये स्पष्ट अधिकार दिया कि वे मंत्रिमंडल की सलाह को कम से कम एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अच्छा, मतलब अब वो आंख बंद करके साइन करने के लिए मजबूर नहीं थे? बिल्कुल नहीं। यानी अब राष्ट्रपति केवल मूक दर्शक नहीं थे। नीलम संजीव रेड्डी का निर्विरोध चुना जाना इसी आत्म सुधार का हिस्सा था। राजनीतिक दलों को ये समझ आ गया था कि राष्ट्रपति का पद किसी एक पार्टी की जागीर नहीं होना चाहिए। ये एक तरह का हीलिंग प्रोसेस था। हाँ, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक मरहम था। देश की सभी टूटी हुई राजनीतिक संस्थाओं ने मिलकर ये तय किया कि शीर्ष पद पर विवाद नहीं होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास दोबारा कायम हो सके। यानी तूफान के बाद की वो शांति, जो मजबूरी नहीं बल्कि एक सचेत फैसला था। बिल्कुल सही कहा। अब अगर हम 1980 और 90 के दशक की ओर बढ़ें, तो हमारी सूची में ज्ञानी ज़ैल सिंह, आर वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के नाम आते हैं। गठबंधन का दौर। हाँ, ये वो दौर था जब केंद्र में मजबूत सरकारों का युग खत्म हो रहा था और गठबंधन की राजनीति शुरू हो रही थी। और मुझे याद है ज्ञानी ज़ैल सिंह के कार्यकाल में तो प्रधानमंत्री के साथ टकराव बहुत चरम पर था, है ना? ज्ञानी ज़ैल सिंह, जिनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक रहा, उनका समय इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संवाद टूट जाता है तो राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में पॉकेट वीटो यानी जीबी निषेधाधिकार का इस्तेमाल किया। एक सेकंड, ये पॉकेट वीटो असल में काम कैसे करता है? क्या राष्ट्रपति विधेयक को सीधे उठाकर खारिज कर देते हैं? नहीं, इसकी कार्यप्रणाली बहुत ही रोचक है। संविधान राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं देता। ओहो, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो ज्ञानी ज़ैल सिंह ने विधेयक को न तो खारिज किया और ना ही उसे वापस भेजा। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने बस उस पर कोई फैसला नहीं लिया और उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित छोड़ दिया, अपनी पॉकेट में रख लिया एक तरह से। कमाल है। ये निष्क्रियता के माध्यम से की गई एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब नागरिक स्वतंत्रताओं की बात आती है तो राष्ट्रपति सरकार के विवादास्पद कानूनों को रोक सकता है। ये सच में एक बहुत बहुत शक्तिशाली हथियार है। बिल्कुल है। इसके बाद जब आर वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का दौर आया, तब तो संसद में किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत ही नहीं मिल रहा था। हाँ, हैंग पार्लियामेंट का दौर। उस समय राष्ट्रपति की भूमिका में क्या बदलाव आया? उस समय गठबंधन के दौर में ना राष्ट्रपति की भूमिका एक मूक दर्शक से बदलकर खेल के मुख्य अंपायर की हो गई। मुख्य अंपायर दिलचस्प है। हाँ। क्योंकि जब चुनाव के बाद किसी के पास बहुमत नहीं होता तो ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वे सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित करें। मतलब सबसे बड़े दल को बुलाएं या चुनाव के बाद बने किसी गठबंधन को? एग्जैक्टली। वेंकटराव और शर्मा जी के कार्यकालों ने इस बात के नियम और परंपराएं स्थापित की कि त्रिशंकु संसद की स्थिति में राष्ट्रपति को बिना किसी पक्षपात के कैसे काम करना चाहिए। उन्होंने एक तरह से रूल बुक लिख दी। हाँ, उन्होंने अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को दिशाहीन होने से बचाया। और इन परंपराओं के स्थापित होने के बाद 1997 में हम एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं। के.आर. नारायणन। हाँ, के.आर. नारायणन देश के राष्ट्रपति बनते हैं। हमारी सूची स्पष्ट रूप से बताती है कि वे देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। लेकिन अब तक की हमारी चर्चा के आधार पर मुझे पूरा यकीन है कि उनकी भूमिका केवल उनके सामाजिक वर्ग के प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस पद की शक्ति को कैसे प्रभावित किया? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। के.आर. नारायणन का चुना जाना भारतीय समाज के लिए सामाजिक सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर तो था ही,
लेकिन एक राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल उनकी स्वतंत्र और मुखर कार्य प्रणाली के लिए जाना जाता है। वो खुद को एक वर्किंग प्रेसिडेंट कहते थे ना? हाँ, कार्यशील राष्ट्रपति। उन्होंने आपातकाल के बाद मिले उस अधिकार का पूरी सख्ती से इस्तेमाल किया जहां राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अच्छा, उन्होंने ऐसा किया था? बिल्कुल। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की तत्कालीन सरकारों की सिफारिशों को वापस भेज दिया था और सरकारों को अपना फैसला बदलना पड़ा। बाप रे, ये तो बहुत ही स्पष्ट हस्तक्षेप था। यानी उन्होंने एक ऐसी रेखा खींच दी कि राष्ट्रपति अब किसी भी अनुचित फैसले को आसानी से पास नहीं होने देंगे। बिल्कुल। इसके अलावा वे पद पर रहते हुए आम चुनाव में मतदान करने वाले पहले राष्ट्रपति भी बने। अरे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, उन्होंने राष्ट्रपति भवन को एक सक्रिय संवैधानिक प्रहरी में बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि सामाजिक रूप से हाशिए से आया व्यक्ति भी जब सर्वोच्च पद पर बैठता है तो वो संविधान की सबसे मजबूत ढाल बन सकता है। क्या बात है। और इसके ठीक बाद 2002 में जो अध्याय शुरू होता है वो तो मतलब पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया से आता है। आप डॉक्टर कलाम की बात कर रहे हैं? हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 2002 से 2007 तक का कार्यकाल। एक ऐसे व्यक्ति का राष्ट्रपति बनना जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। उनका पूरा जीवन विज्ञान, मिसाइल तकनीक और रक्षा अनुसंधान में बीता था। राजनीतिक व्यवस्था के बिल्कुल बाहर के एक व्यक्ति को इस शॉक एब्जॉर्बर की जगह पर बैठाने का क्या मतलब था उस वक्त? देखिए, डॉक्टर कलाम का राष्ट्रपति बनना भारतीय राजनीति के पारंपरिक स्थापित नियमों के लिए एक बहुत बड़ा डिसरप्शन था। हाँ, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चॉइस। राजनीतिक दल अक्सर अपने ही बीच के अनुभवी लोगों को इस पद पर बैठाना पसंद करते हैं। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में भारत एक युवा देश के रूप में नई तकनीकी और वैज्ञानिक ऊंचाइयों को छूने का सपना देख रहा था। और डॉक्टर कलाम उस सपने का चेहरा थे। बिल्कुल, डॉक्टर कलाम उस भविष्य की आकांक्षाओं का चेहरा थे। जब एक वैज्ञानिक इस पद पर आता है ना, तो वो पूरी बहस का केंद्र ही बदल देता है। उन्होंने अपनी चर्चाओं में राजनीति की बजाय विजन 2020, शिक्षा और ग्रामीण विकास को शामिल किया। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या गैर राजनीतिक होने के कारण उन्हें संवैधानिक मामलों में कोई परेशानी नहीं हुई? जैसे वो जो लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला विवाद हुआ था, उसमें उनका क्या रुख था? परेशानी जरूर हुई, लेकिन उन्होंने उसे भी अपने अनूठे तरीके से संभाला। कैसे? लाभ के पद वाले विधेयक को उन्होंने सख्त आपत्तियों के साथ संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। मतलब उन्होंने भी अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया? हाँ, हालांकि संविधान के अनुसार जब संसद ने उसे दोबारा भेजा तो उन्हें हस्ताक्षर करने पड़े, लेकिन उन्होंने अपना विरोध तो दर्ज करा ही दिया था ना। ये बात सही है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता और बच्चों के लिए खोल दिए। पीपल्स प्रेसिडेंट। हाँ, उन्होंने इस पद को सत्ता के गलियारों से निकालकर सीधे देश के भविष्य यानी युवाओं के साथ जोड़ दिया। ये एक बहुत ही ताजगी भरा बदलाव था। डॉक्टर कलाम के बाद हम आधुनिक राजनैतिक युग की निरंतरता को देखते हैं। 2007 में प्रतिभा पाटिल, फिर 2012 में प्रणब मुखर्जी और 2017 में रामनाथ कोविंद जी। अगर हम प्रणब मुखर्जी की बात करें तो वे डॉक्टर कलाम के बिल्कुल विपरीत थे। मतलब राजनीति के सबसे अनुभवी और माहिर खिलाड़ी। बिल्कुल। प्रणब मुखर्जी को संविधान और संसदीय नियमों की जितनी गहरी समझ थी, उतनी शायद ही किसी और को रही हो उस वक्त। हाँ, वो तो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया थे। एकदम। उनके कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन ने कई अहम दया याचिकाओं को खारिज किया और संविधान की एक बहुत ही सख्त और नियमबद्ध व्याख्या को आगे बढ़ाया। और अब हम इस सूची के सबसे ताजा पन्ने पर आते हैं। 2022 से वर्तमान तक का दौर। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनती हैं। देश के इतिहास में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। बिल्कुल। अगर हम संविधान के उस वादे को याद करें जो 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय किया गया था, तो आज की ये तस्वीर क्या कहती है? ये प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की गहराई के बारे में क्या साबित करता है? मैं तो कहूंगी कि ये उस मूल संवैधानिक वादे की सबसे खूबसूरत और पूर्ण परिणति है। कैसे? सैद्धांतिक विचार था, एक थियोरी थी कि इस देश का हर नागरिक समान है। लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू जी उस पद पर विराजमान होते हैं तो वो विचार एक ठोस वास्तविकता में बदल जाता है। बिल्कुल। विचार कीजिए कि जिस इमारत की नींव कभी ब्रिटिश सत्ता के केंद्र यानी वाइसरॉय हाउस के रूप में रखी गई थी, आज उस भवन में देश के सबसे दूरस्थ सुदूर जंगलों
और उस मूल निवासी समुदाय से आने वाली एक महिला सर्वोच्च पद पर बैठी है, जिसे इतिहास में अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया। ये सच में रोंगटे गड़े कर देने वाला विचार है ना? ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी जा चुकी हैं। ये केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है। हाँ। ये पूरी व्यवस्था की इस क्षमता का प्रमाण है कि वो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी सत्ता के शिखर तक पहुंचा सकती है। ये यात्रा सचमुच मतलब सोचने पर मजबूर कर देती है। 1950 के वैचारिक संघर्षों से लेकर दार्शनिक मार्गदर्शन, आपातकाल के संवैधानिक झटकों, पॉकेट वीटो के इस्तेमाल, गठबंधन सरकारों की चुनौतियां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंततः एक आदिवासी महिला के सर्वोच्च पद तक पहुंचने तक। एक बहुत ही लंबा और शानदार सफर। हाँ, ये सूची केवल शासन करने वाले प्रमुखों का विवरण नहीं है। ये असल में भारतीय लोकतंत्र के उस मजबूत शॉक एब्जॉर्बर की कहानी है, जिसने हर बड़े झटके के बाद खुद को और ज्यादा परिपक्व और समावेशी बनाया है। और इसी विकास यात्रा से ना भविष्य के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल भी पैदा होता है। वो क्या? अगर हम ध्यान दें तो हमने पाया कि हर राष्ट्रपति का चुना जाना उस समय के भारत की जरूरतों और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। सही बात है। एक समय हमें दार्शनिक की जरूरत थी, एक समय वैज्ञानिक की, और आज हम ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व को सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज से 20 या 50 साल बाद आने वाले राष्ट्रपतियों की पहचान क्या होगी। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या भविष्य का भारत किसी जलवायु वैज्ञानिक को अपना राष्ट्रपति चुनेगा, या शायद कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और तकनीकी नैतिकता को समझने वाले किसी विशेषज्ञ को? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भविष्य के वे नाम और उनकी पहचान हमें इस बारे में क्या बताएगी कि आने वाले कल का भारत किन नई चुनौतियों का सामना कर रहा होगा। ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास की सूची को सीधे भविष्य के दर्पण में बदल देता है। अगली सदी की चुनौतियां ये तय करेंगी कि हमारे इस संवैधानिक शॉक एब्जॉर्बर का अगला स्वरूप क्या होगा। आज की इस गहन चर्चा ने निश्चित रूप से इन ऐतिहासिक नामों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। उम्मीद है कि अगली बार जब इन तारीखों और नामों को पढ़ा जाएगा तो उनमें केवल अतीत के तथ्य नहीं, बल्कि एक जीवंत लोकतंत्र के भविष्य की आहट भी सुनाई देगी।